फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो तेजस 24 और इसकी शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली हिंसा के बाद अब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलेगा, यह है बड़ी खबर इस मामले में। दिल्ली नगर निगम जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाएगी, जिसके लिए जहांगीरपुरी में आज सुरक्षा बलों की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है और भी मांग की गई है। 400 जवानों की तैनाती की मांग की गई है। जहांगीरपुरी इलाके में 400 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। एमसीडी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, जिससे 16 तारीख को हिंसा है, उसके बाद से ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का जारी है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अभी तक आपने देखा था कि जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। मध्य प्रदेश में भी ये तस्वीर सामने निकल कर आई। अब दिल्ली की बारी है। जहांगीरपुरी हिंसा में जो भी लोग संलिप्त हैं, जो बड़े आरोपी हैं, उनके मकान को ढहाए जाने की तैयारी हो रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने जहांगीरपुरी इलाके में 20 और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जवानों को तैनात करने का निवेदन किया है। मंगलवार को एमसीडी के सिविल लाइन जोन के सहायक कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जाना है। इसके लिए 400 जवानों को तैनात किया जाए। वहीं जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का ऐलान होने के बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया और लिखा, दिल्ली की जनता की इस मांग को रिस्पांस देखिए, अब जहांगीरपुरी में चलेगा न्याय का, कानून का, भारत के संविधान का बुलडोजर। वहीं बीजेपी की ओर से नेता हरीश खुराना ने ट्वीट कर लिखा, अब चलेगा बुलडोजर दिल्ली में भी, कहा था ना अब छोड़ेंगे नहीं, पहले दंगाइयों पर सख्त एक्शन, अब बुलडोजर। दिल्ली में अशांति फैलाने वालों का यहाँ कोई स्थान नहीं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने दंगों में शामिल 5 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया है। इन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू चिकना, अंसार, दिलशाद, इमाम शेख उर्फ सोनू, हमीद अहिद पर एनएसए लगाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। जहांगीरपुरी हिंसा में बंगाल का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इसके तहत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंची। जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार हल्दिया का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस सिर्फ अंसार ही नहीं बल्कि हिंसा से जुड़े हर आरोपी की कुंडली खंगालने में लगी है। बताया जा रहा है कि अब जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कई आरोपी बंगाल के रहने वाले हैं। जांच टीम यहां से भी पता करेगी कि आरोपी बंगाल में कब से आ रहे हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। और तेजस 24 में एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस को जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ा एक और सबूत मिला है, बड़ा और अहम सबूत। दिल्ली पुलिस को हिंसा से ठीक एक दिन पहले का सीसीटीवी वीडियो मिला है, जो 15 अप्रैल रात 2:11 का है और इस वीडियो में हिंसा के लिए लोगों को लाठियां इकट्ठे करते हुए देखा गया है। और इतना ही नहीं, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा से एक दिन पहले भी रात में 2 गुटों के बीच झड़प भी हुई थी। ये देखिए, ये वही वीडियो है जो हिंसा के एक दिन पहले का है, रात का है, जिसमें लोगों को लाठियां बांटते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लाठियां इकट्ठे करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि एक दिन पहले 2 ग्रुप में झड़प भी हुई है, 1 2 3 4 5 6, इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं लोगों की संख्या जिनको तैयार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस को हिंसा के पहले की तैयारी का सबूत ये बड़ा मिला है। सीसीटीवी फुटेज है, ये दिल्ली पुलिस ने जारी की है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक शख्स अपने घर से निकलता है, उसके हाथ में डंडा है, बाकी लोग बाहर खड़े हुए हैं जिनको वो देता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर लाठियां इकट्ठे करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस के मुताबिक। दिल्ली हिंसा में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जहांगीरपुरी में हिंसा की पहले से तैयारी का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो हिंसा से एक रात पहले यानी 15 अप्रैल रात 2:11 का है। तस्वीर में दंगाइयों को हमले के लिए लाठियां इकट्ठा करते हुए देखा गया है, यानी शोभा यात्रा के दौरान दंगे की साजिश पहले से ही तैयार की जा रही थी। वीडियो के आधार पर अब स्थानीय लोगों का बयान दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी अंसार का बंगाल के हल्दिया में 2 मंजिला मकान है। अंसार उर्फ सोनू शेख को सोना पहनने का शौक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उसका कबाड़ का कारोबार था। हालांकि वो कई सालों से वो यहाँ नहीं रह रहा है, लेकिन कभी कभी त्योहार पर वो अपने घर आता था और जब भी वो आता था वो अपने यार दोस्तों के साथ जमकर पैसा उड़ाता था। स्थानीय लोगों को दिल्ली में नेताओं के साथ अपने संबंधों के बारे में बताता था और मोबाइल पर उनकी तस्वीर भी दिखाता था।
जहांगीरपुरी हिंसा में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को पिस्तौल देने वाले आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम रसूल पर आरोप है कि उसने सोनू शेख को फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई किए थे और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली और गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की टीम अब तक इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जमीयत उलेमा हिंद के एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जहांगीरपुरी का दौरा किया और आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान गिरफ्तार हुए आरोपियों के परिजनों ने प्रतिनिधिमंडल से न्याय दिलाने की गुहार लगाई, जिसके बाद नियाज अहमद फारूकी ने एक बयान में कहा कि वो जरूरतमंदों को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद असद मदनी ने दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की। मसूद मदनी ने कहा कि पूरी घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जहांगीरपुरी हिंसा मामले के आरोपी सोनू चिकना की रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई। रोहिणी कोर्ट में जहांगीरपुरी मामले में गिरफ्तार आरोपी यूसुफ उर्फ इमाम उर्फ सोनू चिकना को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। इस पर रोहिणी कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए 4 दिन की पुलिस कस्टडी पर सोनू चिकना को भेजा गया। सोनू चिकना शोभा यात्रा हिंसा के दौरान गोली चलाते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि एमसीडी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी दिल्ली में दंगे करा रही है। संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए हिंसा फैलाई गई। चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए दंगे का सहारा लिया जा रहा है। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है। और जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच आज डीडीएमए की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। अहम बैठक। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी और साथ ही इस मीटिंग में मास्क अनिवार्य करने समेत कई प्रतिबंधों पर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी और जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे और इस बैठक पर नजर है आज। राजधानी दिल्ली में जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं आज इस पर डीडीएमए की अहम बैठक भी है, जिसमें कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी। बैठक में दिल्ली में मास्क अनिवार्य करने समेत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन के हाइब्रिड मोड पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बैठक में शामिल होंगे। 3 दिन की गुजरात दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर में होने वाली ये समिट 3 दिन चलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी दाहोद में एक एनिमल केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दाहोद को एक नई सौगात देंगे। पीएम दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में शरीक होंगे। इसके साथ ही पीएम 1200 करोड़ रुपए की जन कल्याणकारी योजना का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी का 3 दिन का दौरा आज समाप्त हो रहा है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी, गैस प्लांट और रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद दोपहर में जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल किले पर 21 अप्रैल से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में मोदी शामिल होंगे। आमतौर पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, लेकिन ये 4 साल में दूसरी बार है जब पीएम स्वतंत्रता दिवस के अलावा भी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दूसरा मौका है जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अलावा राष्ट्रीय महत्व के किसी कार्यक्रम का आयोजन होगा। लाउड स्पीकर अयोध्या के बाद अब महंगाई की महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री हुई है। एनसीपी ने मनसे नेता राज ठाकरे पर हमला करते हुए ठाणे में जगह जगह बैनर लगा दिए हैं। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने की घोषणा की है। इसे लेकर ठाणे शहर में जगह जगह राज ठाकरे के पार्टी ने चलो अयोध्या स्लोगन के तहत बैनरबाजी की हुई है, जिसमें लिखा है कि जय श्री राम, महंगाई लेगी गरीबों की जान, जय श्री राम, जय श्री राम। तेजस 24 में आगे बढ़ते हैं और एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, अजान और हनुमान चालीसा पर आप देख रहे हैं विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस विवाद के बीच एमएनएस ने बड़ा ऐलान किया है।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर राज्य के सभी मंदिरों में महाआरती करेंगे। ये बड़ी खबर, महाआरती करने का फरमान जारी हुआ है। ये आरती लाउड स्पीकर से की जाएगी और इससे पहले राज ठाकरे ने 17 अप्रैल को एक बयान देते हुए ये कहा था, वो अल्टीमेटम ही था कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते हैं। अल्टीमेटम देने के बाद ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से कि महाराष्ट्र में हम दंगे नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा के विवाद के बीच राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। ये आरती लाउडस्पीकर से की जाएगी। इससे पहले राज ठाकरे ने 17 अप्रैल को एक बयान देते हुए कहा था कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते। नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर मुसलमान लाउडस्पीकर पर करते हैं तो हम लोग भी इसके लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर वाली सियासत गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे अयोध्या जाने वाले थे और तब राज ठाकरे ने एक कार्टून निकालकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए पॉलिटिकल स्टंट दिखाया था। अब राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं तो पुणे के डेक्कन इलाके में चौराहे पर पोस्टरबाजी की गई है। राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर पुणे के डेक्कन के चौराहे पर लगाए गए हैं। इसमें लिखा है कि इस प्रकार की परिस्थिति किसी और पर ना आए, लेकिन पोस्टर किसने लगाए हैं इसका जिक्र नहीं है और न ही किसी पार्टी का नाम लिखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। साथ ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगले महीने ईद और अक्षय तृतीया के एक ही दिन पड़ने और आने वाले दिनों में कई अन्य त्योहारों को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने मंगलवार को मंदिरों और मस्जिदों सहित लगभग 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी किया है। पुलिस अधिकारियों ने मंदिरों, मस्जिदों, पूजा स्थलों के अलावा गेस्ट हाउसों का दौरा किया। बुलडोजर पर भड़काऊ बयान देने वाले बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से एमपी सरकार के नागरिक विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बयान उन्होंने सुना नहीं है, लेकिन वो संत है और संत की भावनाएं पवित्र होती हैं। मैंने सुना नहीं क्या होता, पर संत है, संत की भावनाएं पवित्र होती हैं और पवित्रता के साथ कोई बात कहते हैं तो इसको उसी भाव से लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेप के 5 मामलों में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका दायर की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने मामला सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी इस मामले में। वहीं कोर्ट 26 अप्रैल को मामले की सुनवाई भी करेगा। 26 अप्रैल की तारीख तय हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रेप के 5 मामलों में सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेप मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ममता सरकार से केस डायरी और स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। इसके अलावा सभी मामलों में पीड़ित और उनके गवाहों को अगली सुनवाई तक पुलिस प्रोटेक्शन दिए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं बीजेपी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। कोलकाता में आज से बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट शुरू हो रहा है और बिजनेस समिट आज और कल चलेगा। ये समिट करीब 2 साल बाद हो रहा है, जिसमें कई देशों के उद्योगपति और प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। ममता सरकार इस समिट के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं होंगे। पीएम को बंगाल सरकार ने शामिल होने का न्योता काफी पहले दिया था। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की आज वाराणसी की सिविल कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कोर्ट आज श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में जांच के दौरान वीडियोग्राफी हो या न हो इस पर फैसला करेगा। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की जांच को लेकर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कमिश्नर की कार्रवाई की वीडियोग्राफी को लेकर जिला प्रशासन ने कोर्ट से कुछ सवालों पर स्पष्ट आदेश मांगा था। कोर्ट आज इसी पर स्थिति साफ कर सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा आएंगे। अखिलेश यादव भीम नगरी हादसे में घायल हुए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और आगरा में ही एक शादी समारोह में भाग लेंगे। विधानसभा चुनाव और एमएलसी चुनाव के बाद अखिलेश यादव का ये पहला आगरा दौरा है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में जोश है। वहीं पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की खाली पड़ी कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी भी आजमा सकते हैं।
P75 स्कॉर्पियन परियोजना के तहत छठी पनडुब्बी वागशीर आज लॉन्च होगी। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिफेंस सेक्रेटरी इसे लॉन्च करेंगे। इसके बाद इसे नौसेना में शामिल करने से पहले इसके समुद्री परीक्षण का मौका मिलेगा। वागशीर P75 स्कॉर्पियन परियोजना के तहत बनने वाली छठी और आखिरी पनडुब्बी है और INS वेला पहले ही नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार शराबबंदी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संवैधानिक वैधता याचिका पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वैधता पर सवाल उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार शराब निषेध कानून को लेकर सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट बिहार के शराबबंदी कानून की संवैधानिकता वैधता की याचिका पर सुनवाई करेगा, इस पर नजर है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बिहार शराबबंदी कानून को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें इसकी वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे। शराबबंदी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस तरह की याचिकाओं को खुद को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार शराब निषेध कानून को लेकर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट बिहार के शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता की याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बिहार शराबबंदी कानून को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे। शराबबंदी कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस तरह की याचिकाओं को खुद को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय कोर्ट ने बीजेपी नेता की याचिका पर पुलिस को कार्रवाई और जांच करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कुछ महीनों पहले नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया था। अब कोर्ट ने 26 मई तक कार्रवाई कर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए भाईवाड़ा पुलिस स्टेशन को अल्टीमेटम दे दिया है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने 63 परिवारों को घर और जमीनें दी हैं। सभी विस्थापित होकर शरणार्थी के तौर पर भारत आए थे। सीएम योगी ने सभी को कृषि युक्त भूमि, आवास के लिए जमीन, घर बनाने के लिए पैसा और शौचालय देने के कागजात सौंपे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। पंजाब की खराब वित्तीय हालत को लेकर सीएम भगवंत मान ने सख्त तेवर अपना लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर राज्य को कर्ज में धकेलने का आरोप लगाया है। भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात की जांच करेगी कि पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और इसकी वसूली की जाएगी। भगवंत मान ने कहा है कि पिछली सरकारों ने पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां हुआ हम जांच करेंगे और इसकी वसूली करेंगे, क्योंकि ये लोगों का पैसा है। 10 सितंबर 2021 को यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन कृष्ण जन्मभूमि के 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ वृंदावन की सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा की तरफ से जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि भारत महान विविधताओं का देश है। यदि हम अपने देश के सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं, तो इस तरह के कदम बहुत ही आवश्यक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार एक्शन में आ गई है। योगी सरकार पहले से ही काफी सख्त है। मामलों को लेकर मंगलवार को योगी सरकार ने दिल्ली से सटे जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और वहीं गाजियाबाद में भी 10 जून 2022 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। बता दें कि जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने के लिए कहा है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। ये धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए कहा है। यदि कोई व्यक्ति बगैर मास्क पहने घर से बाहर नजर आया तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर आम सभा आयोजित नहीं होगी। साथ ही एक जगह पर 5 या उससे अधिक कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। जून तक कोरोना की चौथी लहर आने की आशंकाओं के बीच यूपी सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है। यूपी सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष छुट्टी स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को 1 महीने तक का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने या कंटेनमेंट जोन घोषित हुए इलाकों से आने वाले कर्मचारियों के लिए भी 1 महीने की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। राजस्थान के झुंझुनू में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई।
जबकि 7 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 4 लोगों की हालत काफी गंभीर है। ये दर्दनाक हादसा झुंझुनू उदयपुर वाटी मार्ग पर हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप वैन सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वैन पलट गई। पिकअप वैन में 18 लोग सवार थे, जो कि अस्थि विसर्जन के बाद लौट रहे थे। राजस्थान के सीकर में एक होटल के कमरे में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए। ये हादसा सीकर के रिंगस कस्बे में हुआ, जहां आग में झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर दोनों के शवों को बाहर निकाला। आग की वजह से होटल को लाखों का नुकसान पहुंचा है। आग इतनी भीषण थी कि दमकल कर्मियों को बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भोपाल में हॉरर किलिंग की कोशिश का हैरतअंगेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां प्रेमी के साथ बहन का घूमना एक भाई को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने सड़क पर दोनों की हत्या की कोशिश की। टाटा मैजिक से स्कूटी को टक्कर मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ देखी जा सकती है। टाटा मैजिक से टक्कर मारने के बाद स्कूटी पर सवार प्रेमी जोड़े सड़क पर नीचे गिर गए। गाड़ी से दोनों को कुचलने की कोशिश की गई। टक्कर से बच जाने के बाद भी प्रेमी से बीच सड़क मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध हालात में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए हैं। दोनों को राजौरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पति पत्नी यूपी के रहने वाले हैं। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। ये धमाका राजौरी के कोटरनका इलाके में हुआ है। धमाके की वजहों का पता नहीं चल पाया है। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके पर पहुंची जांच टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुटी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लाल किले पर 21 अप्रैल से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में मोदी शामिल होंगे। आमतौर पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, लेकिन ये 4 साल में दूसरी बार है जब पीएम स्वतंत्रता दिवस के अलावा भी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दूसरा मौका है जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अलावा राष्ट्रीय महत्व के किसी कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी का फैक्ट फाइंडिंग दल बंगाल के हंसखाली रेपकांड की रिपोर्ट आज जेपी नड्डा को सौंपेगा। 4 अप्रैल को नादिया के हंसखाली में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। टीएमसी के स्थानीय नेता के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। बाद में जबरन नाबालिग के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। बीजेपी ने मामले में 5 सदस्यीय टीम का गठन किया था। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 15 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा कर मृतका के परिजनों से मुलाकात भी की थी। पंजाब की खराब वित्तीय हालत को लेकर सीएम भगवंत मान ने सख्त तेवर अपना लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर राज्य को कर्ज में धकेलने का आरोप लगाया है। भगवंत मान ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात की जांच करेगी कि पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ और इसकी वसूली की जाएगी। भगवंत मान ने कहा है कि पिछली सरकारों ने पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां हुआ हम जांच करेंगे और इसकी वसूली करेंगे, क्योंकि ये लोगों का पैसा है। यूपी के बहराइच में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाती ने अपने सगे नाना की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी ने नशे की हालत में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में चूर था। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाना अपनी बाइक मांगने गया था, जिसे आरोपी नाती चला रहा था। बाइक मांगना शख्स को इतना नागवार गुजरा कि उसने लकड़ी के लठ से नाना को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी नाती को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के जौनपुर में युवक की मौत के विरोध में परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर लखनऊ वाराणसी मार्ग जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बाद में पुलिस के कड़े आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। मृतक गोविंद के परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशीले पदार्थ के सेवन से मौत की पुष्टि हुई है। यूपी में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहा विवाद अब गोंडा पहुंच गया है, जहां कट्टरपंथियों ने एक शख्स को बीजेपी का सपोर्टर बताकर उसे मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया। उसने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई और उसे मस्जिद के बाहर भगा दिया गया। इसके बाद लाठी डंडों से लैस कुछ लोगों ने युवक के घर पर धावा बोल दिया। पीड़ित मोहम्मद लुकमान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व महामंत्री भी रहा है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार से मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। 22 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने के लिए कहा है। यदि कोई व्यक्ति बगैर मास्क पहने घर से बाहर नजर आया तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर आम सभा आयोजित नहीं होगी। साथ ही एक जगह पर 5 या उससे अधिक लोग
तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की हैं, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई हो रही है। जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है और युवक हाथ जोड़कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन दबंगों को जरा सा भी रहम नहीं आया। भरी पंचायत में दबंगों से तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में आई है और कार्रवाई की बात कर रही है। बिहार में हर्ष फायरिंग और हथियार का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। ताजा मामला बिहार के गोपालगंज से सामने आया है, जहां एक युवक का तमंचे के साथ डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके साथ युवक हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा है। युवक हाथों में देसी पिस्टल लेकर न केवल डांस कर रहा है, बल्कि डांस के दौरान वो ट्रिगर पर उंगलियां भी घुमा रहा है। जरा सोचिए, युवक के हाथों में दिख रही इस पिस्टल का ट्रिगर गलती से दब गया होता तो क्या होता। वहीं पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई की बात कह रही है।